डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस में उसकी सेकंड एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी कि संकुलों के रंगों की व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके जो कलर्स है उसकी जो एक्सप्लेनेशन या जो उसकी व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने की है वो उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सफलता है। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो संकुल होते हैं ट्रांजिशन सीरीज के वो विजिबल रीजन के अंदर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन के कारण ही हमें कलर दिखाई देते हैं क्योंकि विजिबल रीजन के अंदर है इनका रिफ्लेक्शन। जब भी कोई इस टाइप की लाइट अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर इरेडिएट होती है तो उसमें कई संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना यह है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरे के पूरे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले, पूरी लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और ऐसा जब करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लैक हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरे के पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे, अगर पूरी लाइट रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट कर देता है तो उस स्थिति के अंदर कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कुछ लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दे तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर हमें कुछ न कुछ इस रेंज के अंदर दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स या संकुल रंगीन तभी दिखाई देगा जब वो कुछ प्रकाश की जो विकिरण है उनका अवशोषण करे और कुछ का जो है वो परावर्तन कर दे, परावर्तित कर दे। तो इस प्रकार जो रंगीन यौगिक हैं, जो भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स हैं, वो विजिबल रीजन के अंदर विजिबल रीजन जिसकी हम जो वेवलेंथ है उसकी रेंज देते हैं 400 टू 800 एनएम और बेसिकली 400 टू 700 एनएम के अंदर हमें अच्छे कलर्स दिखाई देते हैं। तो उसमें ये प्रकाश का अवशोषण करते हैं और जो भी अवशोषित प्रकाश का रंग है वो उसकी जो परावर्तित प्रकाश का रंग है उससे भिन्न होगा। मतलब जो एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ से डिफरेंट होगी। तो इसलिए जो वाकई में परावर्तित प्रकाश का रंग जो वाकई में संकुल का हमें रंग दिखाई देता है उसको हम अवशोषित प्रकाश का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो अवशोषित प्रकाश का जो भी हमको रंग दिखाई दे रहा है उसकी हम रेस्पेक्टेड तरंगदैर्घ्य निकालते हैं और वो जो रंग है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है उसका अब हम जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हम एक टेबल के द्वारा देख सकते हैं और उस टेबल में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिस वेवलेंथ का वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका बिल्कुल हमको पूरा कलर दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखा रहा है। तो इस प्रकार जो हम कलर देख रहे हैं वाकई में वो परावर्तित प्रकाश का रंग है जो कि अवशोषित प्रकाश का हम पूरक रंग उसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे विबग्योर की रेंज ली हमने, तो अगर वॉयलेट कलर है तो हमें मालूम है कि वो 400 टू 435 एनएम तक की रेंज तरंगदैर्घ्य जो है उसके बीच की जो रेडिएशन है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। तो उसमें जो परावर्तित प्रकाश का रंग होगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो येलो ग्रीन होगा। इसी प्रकार अगर कोई नीले रंग का अगर अवशोषित प्रकाश की जो रंग है वो नीला है कि जो वेवलेंथ वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है सब्सटेंस वो 435 टू 480 एनएम, तो हमें नीला रंग नहीं दिखाई देगा, हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो। तो अगर कोई पदार्थ नीले रंग का अवशोषण करता है तो वो पदार्थ हमको पीले रंग का दिखाई देगा क्योंकि वो जो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है उसका रंग पीला है। इसी प्रकार से जैसे ग्रीन लिया हमने, हम ये कह रहे हैं कि अवशोषित प्रकाश जो है उसका जो रंग है वो ग्रीन है, यानी कि उसकी वेवलेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 टू 560 एनएम है। जैसे ग्रीन कलर की वेवलेंथ जो होती है वो 500 से 560 होती है। तो अगर ये ग्रीन कलर की लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया 500 से 560 एनएम, तो वो सब्सटेंस हमें ग्रीन नहीं दिखाई देगा, अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा जो होगा डार्क पर्पल कलर, जो जिसे हम कहते हैं वो कलर हमको दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर नारंगी लाल है का अगर अवशोषण नारंगी लाल रंग अगर अवशोषित करता है वो मतलब 595 से 605 तो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ है, तो हमें अब वो सब्सटेंस जो है वो ग्रीन रेड दिखाई देगा क्योंकि वो जो परावर्तित करेगा प्रकाश उसका कलर होगा ग्रीन रेड।
कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन रेड होगा। इसी प्रकार अगर कोई कॉम्प्लेक्स लाल रंग को अवशोषित करता है यानी 605 से 700 nm तक की अगर वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई देगा वो दिखाई देगा ब्लू ग्रीन। तो संकुल में ये जो रंग है बेसिकली ये किस कारण से हो सकते हैं, तो इनके दो मुख्य कारण है। पहला है डी ट्रांजिशन, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स यानी कि डी संक्रमण या अवशोषण स्पेक्ट्रम, और दूसरा है आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी ट्रांजिशन के बारे में। डी ट्रांजिशंस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर है, या जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में देखा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो उसमें T2G की एनर्जी लो हो जाती है, Eg की एनर्जी हायर हो जाती है। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि T2G स्तर से अगर उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि Eg ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो वो अल्ट्रा वायलेट जो रीजन है उसके अंदर ऊर्जा का अवशोषण करेगा और हमको कलर्ड दिखाई देगा। संक्रमण धातु के जो ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जलीय विलयन उनके रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं टाइटेनियम का, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स लिया हमने, इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है टाइटेनियम की यहाँ पर ये +3 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये ऑर्गन 3d1 है। तो इस प्रकार टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के अंदर जो T2G है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और Eg जो है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब जैसा कि हमने कहा कि अगर ये एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की जो लाइट रेडिएशन है उसको अगर एब्जॉर्ब करता है तो इसका जो निम्न स्तर से इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी के अंदर, हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाएगा। और जब हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाएगा तो जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि T2G1 Eg0, जब इसने लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पर जो लाइट रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर रहा है ये है 5000 एंगस्ट्रॉम की। तो जब ये इतना एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें T2G में से जो इलेक्ट्रॉन है वो Eg लेवल पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो 5000 एंगस्ट्रॉम है इसका कलर होता है ग्रीन येलो। तो ये वो संकुल अवशोषित कर रहा है। अब जो परावर्तित भाग है वो नीला और लाल होगा। नीला और लाल दोनों मिलकर बैंगनी रंग बनाएंगे। तो इस प्रकार जो संकुल का कलर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का कलर हो जाएगा, वो हो जाएगा बैंगनी। तो ये संक्रमण को हमने इस प्रकार से दिखाया है यहाँ पर कि T2G1 Eg0 जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसने 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के पश्चात ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये Eg लेवल के अंदर ट्रांसफर हो गया। जब Eg हायर एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो कॉम्प्लेक्स का कलर जो इसने ग्रीन येलो कलर का अभी एब्जॉर्ब किया था, अब ये जो कॉम्प्लेक्स का कलर है वो हो गया पर्पल कलर। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस रेडिएशन के जो एब्जॉर्प्शन है उसके आधार पर जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमको कलर दिखाई देगा। तो इसके आधार पर हम कलर की व्याख्या कर सकते हैं। चूंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर डेल्टा O की जो वैल्यू है अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं तो ये हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम खींचा है मोलर एब्जॉर्प्शन और न्यू बार यानी कि तरंग जो नंबर है, वेव नंबर है, तरंग संख्या, उसके अंदर हमने एक ग्राफ यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो है वो प्लॉट किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हमको मिल रहा है वो मैक्सिमा है, ये आता है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो डेल्टा O का मान है वो है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 350 सेंटीमीटर इनवर्स। तो डेल्टा O का मान अगर हम किलो कैलोरी पर मोल के अंदर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20,300 divided by 350 that is equal to 58 kilocalories per mole। तो इस प्रकार हम यहाँ पर डेल्टा O का मान जो है उसको भी हम निर्धारित कर सकते हैं। यदि लिगेंड समान हो तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अणु की चाहे ज्योमेट्री कुछ भी हो, अगर लिगेंड सेम है तो उस स्थिति के अंदर Dn कॉन्फ़िगरेशन और D10-n वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन दोनों के जो कलर है वो लगभग समान होंगे। जैसे अगर हमने n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। तो n की वैल्यू अगर हमने 0 कर दी तो D10-0 यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये D10। तो D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आयंस जो हैं उनके कलर
जो है ऑलमोस्ट वो कलरलेस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डी प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो संभव नहीं है। तो प्रथम श्रेणी के अंदर हम जो संक्रमण धातु है उनके कई आयन्स है, उनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक अगर नजर डालें, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कोट किए हैं, जैसे स्कैंडियम प्लस 3 है। स्कैंडियम प्लस 3 के अंदर हम ये जानते हैं कि 3D 0 होता है, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 0 होगी और ये कलरलेस होगा। इसी प्रकार अगर हम टाइटेनियम प्लस 3 को देखते हैं तो यहाँ पर 3D 1 होता है कॉन्फ़िगरेशन। 3D अगर 1 है तो यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई और इसका जो कलर है वो डार्क पर्पल आता है। इसी प्रकार क्रोमियम 3 पॉजिटिव अगर हम देखते हैं तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D3। हम पहले वाला नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हम D ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो 3D3 हो गया और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 3 और इसका जो कलर है वो हमें दिखाई देगा, वो ग्रीन दिखाई देता है। इसी प्रकार Fe3 पॉजिटिव है तो 3D5 सिस्टम है, तो 3D5 सिस्टम का जो कलर होगा वो येलो होगा। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 4 हो गई, 3D4 है, तो इसका जो कलर हमें दिखाई देगा वो ब्लू होगा। इसी प्रकार कोबाल्ट 2 पॉजिटिव सिस्टम, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो है उसमें 3D7 होते हैं, तो यहाँ पर जो 3D7 है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी 3, तो इसका जो कलर होगा वो होगा पिंक। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो है ये इसके 3D6 सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी प्रकार निकल प्लस 2 हम देख सकते हैं तो 3D8 सिस्टम है, तो इसमें जो D ऑर्बिटल के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 होगी, तो इस प्रकार इसका कलर हो गया ग्रीन। कॉपर 2 पॉजिटिव, इसमें 3D9 सिस्टम है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो 1 हो गई, तो इस प्रकार इसका कलर हो गया ब्लू। इसी प्रकार Zn2 पॉजिटिव अगर हम देखते हैं तो ये 3D10 सिस्टम है, कॉपर प्लस भी 3D10 सिस्टम है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसीलिए ये कलरलेस होता है, ये रंगीन होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो आयन्स है उनमें उपस्थित अलग अलग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इनके कलर भी जो है वो भिन्न भिन्न है। अब इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने जैसे यहाँ पर हमने लिया है इसी सीरीज के हमने एग्जांपल्स लिए हैं, कोबाल्ट लिया है जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर धातु आयन तो समान है इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में, लेकिन लिगेंड जो है वो हमने डिफरेंट ले लिया। जब हमने लिगेंड को डिफरेंट कर दिया तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इनके कलर भी जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। अब कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव, यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +3 है, तो +3 है और यहाँ पर एक्वा कलर है, तो यहाँ पर जो कलर है इसका वो ग्रीन ब्लू है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमने लिया है अमोनिया के साथ, यहाँ पर भी कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, बट जो कॉम्प्लेक्स का कलर हमें मिल रहा है वो ऑरेंज मिल रहा है। तीसरा जो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कोबाल्ट का साइनेट के साथ कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर भी कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, लेकिन इसका कलर जो है वो येलो ग्रीन मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर मेटल आयन सेम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, लेकिन हमने अगर लिगेंड को चेंज कर दिया तो उसका कलर जो है वो अलग होगा। इसी प्रकार हम सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मेटल आयन तो सेम रखा, लेकिन हमने लिगेंड को चेंज किया, साथ में हमने इसकी ज्योमेट्री को चेंज कर दिया। इन तीनों केसेस के अंदर ये ऑक्टाहेड्रल था, बट यहाँ पर हमने अब ज्योमेट्री को चेंज कर दिया, एक हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया, दूसरा हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है, तो भी कलर यहाँ पर चेंज हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस के अंदर कोबाल्ट यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पर इसका कलर पिंक हो गया। यहाँ पर भी कोबाल्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल प्रकार का है, लिगेंड भी परिवर्तित हो गया, तो उस स्थिति के अंदर इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू हो चुका है। इसी प्रकार अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं कि हम लिगेंड को चेंज कर रहे हैं और लिगेंड के अंदर हम देखते हैं कि वाटर के अलावा हमने 2 लिगेंड यहाँ पर जो लिए वो नाइट्रोजन युक्त लिए हैं, तो नाइट्रोजन वाले लिगेंड यहाँ पर हमने ले लिया अमोनिया, दूसरा लिया है हमने इथिलीन डायमीन। तो निकेल के केस के अंदर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें भी +2 है और थर्ड वाले में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि तीनों ही लिगेंड जो है यहाँ न्यूट्रल लिया है। जब हमने वाटर का लिया और हेक्सा कॉम्प्लेक्स लिया है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसके अंदर यहाँ पर इसका कलर ग्रीन है। लेकिन जैसे ही हमने अमोनिया यहाँ पर लिया, यानी कि हमने ऑक्सीजन डोनर एटम की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम ले लिया, तो इस प्रकार के लिगेंड का जो कलर इंटेंसिटी अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बढ़ गई और ये ब्लू कलर हो गई। और जब हमने इथिलीन डायमीन लिया यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर बढ़ गया, तो उस स्थिति के अंदर
ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी निकल की +2 है, लेकिन कलर इंटेंसिटी और बढ़ गई, यानी कि डार्क ब्लू कलर हो गई। यानी कि कलर की जो तीव्रता, इंटेंसिटी का जो ऑर्डर अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम H2O से अमोनिया की तरफ गए तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ी, अमोनिया से हम इथिलीन डायमंड की तरफ गए तो कलर की इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने वाटर लिगेंड से अगर हम कोई नाइट्रोजन युक्त लिगेंड के ऊपर गए तो यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। हमने मेटल आयन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर फिक्स रखा है, वो कांस्टेंट रखा है कि तीनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमने निकल ही लिया है। सेकेंड हम देखते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यानी कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। तो सामान्यतः जो हमने देखा अभी तक, जो हमने स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंगली D0 विन्यास वाले जो संकुल है वो सारे के सारे रंगीन है। अब यहाँ पर कुछ संकुल आयन लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आयन्स ले रहे हैं। MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7 है, क्रोमियम की +6 है, और जो थर्ड वाला हमने लिया है इसमें भी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। यहाँ पर जो मेटल आयन है उनके D0 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इसके d ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस स्थिति के अंदर dd ट्रांजिशन संभव नहीं है। dd ट्रांजिशन संभव नहीं है तो हमारी पहले वाले एजम्पशन के अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स जो है वो रंगीन होना चाहिए था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, रंगीन है। अब इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? तो हम ये कह सकते हैं कि इन रेनाइनों के जो रंग है वो हम आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा जब हम स्टडी करते हैं तो उसके आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। पहला वाला पार्ट जो हम ले रहे हैं कि लिगेंड के अणु के आणविक कक्षक से जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है वो धातु के रिक्त कक्षकों के अंदर होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल टू एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मेटल, की जो धातु के जो भी रिक्त है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक है, उनमें इलेक्ट्रॉन अब लिगेंड से ट्रांसफर हो रहा है। और इस प्रकार के संक्रमण में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश के विजिबल रीजन जो है उसी के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये हमको जो कॉम्प्लेक्स है वो हमको कलर दिखाई देते हैं। अब dd संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से ये जो रंग उत्पन्न हो रहे हैं वो और भी ज्यादा अधिक गहरे होते हैं, और भी इनका कलर जो है वो डार्क होता है। और जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना अधिक उसकी मात्रा होगी, उतना ही उसका कलर जो है वो अधिक डार्क होगा, यानी कि कलर की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब लिगेंड से धातु आयन के ऊपर जब आवेश स्थानांतरण की अगर संभावना उस स्थिति के अंदर उतनी ही अधिक हो जाएगी जितना अधिक चार्ज होगा। जैसे अगर हम देखें तो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव जो है ये बिल्कुल कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, इसके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये बिल्कुल कलरलेस है। V5 पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो ये ऑरेंज येलो कलर का हो गया, Cr6 पॉजिटिव लेते हैं तो ये ऑरेंज हो गया, और Mn+7 अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो इसका कलर बैंगनी मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रंग की जो तीव्रता है वो भी बढ़ती जा रही है। और इन सब का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो यहाँ पर ये सब D0 विन्यास वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि dd प्रकार का संक्रमण नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो ट्रांसफर है ये कहाँ से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिगेंड मॉलिक्यूल से जो मेटल के एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये ट्रांसफर हो रहा है। और जो भी यहाँ पर एनर्जी, ऊर्जा का जो भी अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर ही हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स हैं। थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि संकुल जो यौगिक है उनकी ज्यामिति की व्याख्या भी हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम ज्यादातर स्टडी करते हैं, और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने में जो ऊर्जा जो भी होती है वो बहुत अधिक मुक्त होती है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा का मान है वो अधिक है। तो जब डेल्टा का मान अधिक है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर टेट्राहेड्रल भी बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर भी बनते हैं। अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र यानी कि वीक फील्ड लिगेंड हो तो उस स्थिति के अंदर धातु जो है वो कम ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर हो, तो उस स्थिति के अंदर टेट्राहेड्रल प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर हम कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं तो डेल्टा का मान 0 हो, जैसे कि अगर हम D0
कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं, D5 के अंदर देख सकते हैं, D10 में देख सकते हैं, या D1 हो या D6 हो, जिनके लिए डेल्टा का मान ऑक्टाहेड्रल और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनमें लगभग समान हो, तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। हमने क्या क्या यहाँ पर असम्पशन लगाया? सबसे पहला हमने ये कहा कि लिगेंड जो है वो वीक फील्ड होना चाहिए, धातु की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होनी चाहिए, डेल्टा का मान 0 यानी कि जो D0, D5, D10 या D1 और D6 कॉन्फ़िगरेशन हो, जिनके लिए D0, D5, D10 में तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा का मान जो है वो 0 हो गया। D1 और D6 के लिए हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा का मान जो है वो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए समान है। तो उस स्थिति के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्रबल क्षेत्र अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते हैं तो उसके अंदर जैसे D8 वाले अगर हम देखें, विन्यास वाले अगर धातु आयन देखते हैं, तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि डेल्टा Sp जो है उसका मान बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार D9 वाले देखें, जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो उनके जो संकुल है वो अष्टफल ये जो ऑक्टाहेड्रल है उसकी जगह वो टेट्रागोनल आकृति वाले होते हैं। तो जिसके अंदर XY तल में स्थित जो 4 ml के बंद हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और जो लंबवत होते हैं, जो Z एक्सिस की तरफ हम 2 ml बंद मानते हैं, वो कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल। यानी कि जो संकुल है वो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म के अंदर आ गया, यानी कि उसकी जो आकृति है, अष्टफलक की जो आकृति है वो विकृत फॉर्म में हो गई, और इसी विकृति के कारण T2G और EG कक्षकों का पुनः विभाजन हो जाता है, और उसी के कारण डेल्टा का मान जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि संकुल जो है उसका अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और उसी को, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ये जॉन टेलर इफेक्ट है। जॉन टेलर इफेक्ट का क्या मीनिंग हुआ कि जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हम जानते हैं कि 4 जो है वो तो XY तल के अंदर होते हैं ml बंद, और 2 जो है वो लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं उस प्लेन के, तो जो 4 है ये तो छोटे हो जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर थे, जो लंबवत थे, वो बंद जो है वो लंबे होते हैं। तो इस प्रकार हमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री मिलेगी, और जब डिस्टॉर्टेड फॉर्म के अंदर हमको मिलेगा, विकृत फॉर्म के अंदर अगर हमको मिलेगा, तो उसके कारण क्या होगा, इसमें T2G और EG जो ऑर्बिटल्स है उनका वापस से विभाजन होगा। जब वापस से विभाजन होगा तो डेल्टा का मान बढ़ेगा, डेल्टा का मान बढ़ेगा तो संकुल का को थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, कॉम्प्लेक्स को थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थायित्व मिलेगा, और इसी इफेक्ट को हम जॉन टेलर इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल थ्योरी का अध्ययन करेंगे।